हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 जीएस के लिए ये बैच चल रहा है। इसी कड़ी में ये आज का वीडियो भी होगा और ये होगा यूपीएससी के प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से यूनिट 5th, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो ये ज्योग्राफी का एक लेक्चर है। हमने नदी तंत्र हम पढ़ रहे थे, नदियों का अफवाह तंत्र हम पढ़ रहे थे। हिमालय की नदी, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र हम पढ़ चुके थे। प्रायद्वीपीय नदियां रह गई थीं, तो ये प्रायद्वीपीय नदियों का तंत्र होगा आज। ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कौन किधर जाती है, कौन सी लेंथ ज़्यादा है। ठीक, तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जब ये अरब सागर में गिरें या फिर बंगाल की खाड़ी या फिर खंबात की खाड़ी में मिलें, तो हिमालय की जो नदियां निकलती हैं, जब वो सागर से मिलती हैं तो वहां बनते हैं डेल्टा। आपको याद होगा सुंदरवन डेल्टा। और जब ये प्रायद्वीपीय नदियां समुद्र से मिलती हैं तो डेल्टा नहीं बनते हैं। ठीक, गड्ढा हो जाता है एक तरह से। दोनों का कारण अलग है। हिमालय की नदियां नवीनतम है, नई है, और वो बहुत दूर तक जाती हैं। तो इस दूर तक जाने में उनमें, अगर मैं सीधी सादा भाषा में बोलूं, जो ह्यूमैनिटी आर्ट वाले बच्चे और कॉमर्स वाले भी समझ सकें, तो उनमें गाद आती है जो डिपॉजिट हो जाती है। और जो साइंस के बच्चे हैं, मैं उन्हें बता दूं, उसमें क्ले पार्टिकल होते हैं जो कोलॉइडल नेचर के होते हैं, जो कि चार्ज होते हैं। समुद्र में जाएंगे, वहाँ का खारा पानी है, वहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब आयंस होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, आप साइंस बैकग्राउंड से तो समझ पाएंगे। तो कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट वहां से मिलेगा तो कोगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, और जो क्ले पार्टिकल हैं, जो गाद से मैं बोल रहा हूं, वो सेटल डाउन हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे और टीले, त्रिकोणीय टीलों के उभार में आ जाते हैं। उसे हम डेल्टा बुलाते हैं। तो साइंटिफिक रीजन है। और जब ये प्रायद्वीपीय नदियां, अगर आप जैसे खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि इनमें प्राचीन नदियां हैं बहुत, इनमें गाद क्ले पार्टिकल हैं ही नहीं जो डिपॉजिट हो सके। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र शुरू करते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में, मैं पढ़कर बता देता हूं आपको। भारतीय प्रायद्वीप में अनेक नदियां प्रवाहित हैं। मैदानी भाग की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आकार में छोटी होती हैं। यहाँ की नदियां अधिकांश मौसमी हैं और वर्षा के जल पर आश्रित होती हैं। वर्षा होगी, जल आएगा तो इनमें आएगा। कोई ग्लेशियर नहीं है यहाँ पर, जैसे हिमालय की नदियों में था। यहाँ की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियां अरब सागर में और कुछ नदियां गंगा तथा यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। एक पॉइंट यहाँ रहेगा, खंबात की खाड़ी में भी गिरती हैं। मैं बताऊंगा कौन सी जगह है वो। तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की कुछ नदियां अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रण, या देखो आगे, यहाँ कच्छ के रण या खंबात की खाड़ी में भी गिरती हैं। तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के दो भागों में बांटा गया है। पहला, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इधर एक तरह से आप बोलिएगा पश्चिमी तट की तरफ जाने वाली नदियां। दूसरी हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये पूर्वी तट की तरफ जाती हैं। तो दोनों हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, फिर हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में पूरब की तरफ जाकर गिरने वाली नदियां। ये बांग्लादेश की तरफ जाएंगी बंगाल की खाड़ी वाली, और जी अरब सागर में गिरने वाली पाकिस्तान की तरफ, इधर की तरफ जाएंगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पहले हमने कहा अरब सागर की हम पढ़ेंगे। ये पहला पॉइंट है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ये है भादर, सतरंजी, साबरमती, माही नदी। माही की इंपॉर्टेंस अपने आप में ज्यादा है। माही ये वो नदी है जो कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है उसे दो बार काटती है, 2 बार, 2 टाइम्स। फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। तापी लिखा है हमने, तापी भी बोलते हैं और ताप्ती भी बोलते हैं। ये जो नदी आप देख रहे हो, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये रीजन है ना, ये वाला रीजन आप देख रहे हो, ये
मैं हटाकर दिखाता हूं एक बार। ये जो ये रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसे हम बुलाते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? यहां पर ये जो आता है ये है खंबात की खाड़ी। तो यहां साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और इधर से सतरंजी, ये नदी इसमें गिरती हैं। मेनली यही नदी बोली जाती हैं। इसे हम बोलते हैं समानता से, याद रखिएगा। साबरमती से आ गया, माही का मा आ गया, नर्मदा का नय और ताप्ती का या तापी का ता, समानता। इस तरह से हम याद रखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मांडवी अरब सागर में, ज्वारी अरब सागर में, शरावती अरब सागर में, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। बिल्कुल हम दक्षिण भारत की तरफ पहुंच गए। ये नदियां हैं जो किधर जाती हैं जी? अरब सागर में इधर गिरती हैं। तो पहले इन्हीं नदियों को देखेंगे, फिर हम दूसरी तरफ पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सी जाती हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वन बाय वन सभी नदी को लेंगे हम। भादर नदी, यह गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। राजकोट से कहां से? गुजरात से निकलकर अरब सागर में गिरती है। सतरंजी गुजरात के अमरेली जिले से, ये पूछा जाता है, अमरेली जिले से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी दूसरी नदी सतरंजी, याद कीजिए, अभी बताई थी हमने। साबरमती नदी, यह उदयपुर राजस्थान के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अरावली पर्वतमाला से निकलती हुए गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। उद्गम कहां से है? उदयपुर के निकट से है। अरावली पर्वतमाला से निकली है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से, धार जिला वैसे भी फेमस है मध्य प्रदेश का, में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और इसका प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में है। इसकी सहायक नदियां सोम व जाखम है। यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये भी कहां की है? खंबात की। मैंने कहा था ना समानता, तो साबरमती, वैसे माही और सतरंजी भी वहीं गिरती है, लेकिन समानता मेनली ये बोल दी जाती है। नर्मदा, अगली है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक चोटी से निकलती है। एक और नदी थी, याद कीजिए कौन सी थी, जो गंगा में मिली थी, जिसे बंगाल का अशोक भी कहा जाता है। हाँ चलिए वापस है। नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में 87%, गुजरात में 11.5% एवं महाराष्ट्र में 1.5% है। नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा की पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी से में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप भारत में। मैं इन्हें हिमालय वाली नदियों से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अरब सागर जो पश्चिम की तरफ बहती है, उनमें सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। खंबात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वरंत मुख एस्चुअरी बनाती है। मैंने कहा था ना, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी बनाती है, का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सहायक नदियां, नर्मदा की सहायक नदियां। चूंकि नर्मदा अरब सागर की तरफ जाने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है, तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इन्हें हम जानेंगे। सहायक नदियां हैं तवा, बरनेर, दूधी, सक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में 3 दिन के नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहां किया जाता है? अमरकंटक में 3 दिन के लिए नर्मदा महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापी या ताप्ती आप इसे बुलाइएगा। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लई नामक स्थान से, किससे? मुल्लई नामक स्थान से निकलती है, यह भी पूछा जा सकता है। यह सतपुड़ा एवं अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। दूसरी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। तापी नदी का बेसिन महाराष्ट्र में 79, मध्य प्रदेश में 15%, गुजरात में 6% है। तापी की मुख्य सहायक नदी है पूर्णा। तापी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और एस्चुअरी का निर्माण करती है। अरे सभी एस्चुअरी का ही निर्माण करेंगी प्रायद्वीपीय नदियां, डेल्टा नहीं बनाएंगी प्रायद्वीपीय नदियां। आगे बढ़ते हैं। मांडवी नदी, मांडवी नदी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत से भीमगाड़ झरने से निकलती है और पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य से प्रवाहित होने के बाद अरब सागर में, अब खंबात की खाड़ी में नहीं, अब अरब सागर में गिरती है। ज्वारी नदी,
ज्वारी नदी गोवा राज्य के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम दिशा से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यह गोवा की सबसे लंबी नदी है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने लिख कर दी है आपको, ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं, शरावती नदी। यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत के अंबु तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। जोग जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कौन सा? जोग जलप्रपात। मैप जो मैंने दिखाया था, हो सकता है उसमें एक आध नदी कम रह गई हो, लेकिन यहां पूरी नदी दी गई है, तो इसे आप सही से पढ़ें। आगे है गंगावेली नदी। यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। कर्नाटक से ही निकलती है, कर्नाटक से होते हुए अरब सागर में गिरती है। आगे है पेरियार नदी। यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, भरत पूजा। यह मैप में है। यह अन्नामलाई से निकलती है। इसका नाम, अन्य नाम पोन्नानी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। दूसरी वाली तो ऊपर थी ना, देखो यह कौन सी थी? दूसरी सबसे लंबी नदी थी। कौन सी थी जी? पेरियार। और सबसे लंबी नदी भरत पूजा केरल की है। बस ये नहीं अरब सागर में गिरने वाली तो नर्मदा थी सबसे लंबी। पंबा नदी है, केरल की नदी है, जो बेमनाथ झील में गिरती है। बेमनाथ झील में गिरती है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड पॉइंट पर हैं। अभी हम अरब सागर में नदी गिरते हुए देख रहे थे, अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में, पूरब की साइड में, बांग्लादेश की तरफ, बंगाल की खाड़ी राइट हैंड मैप पे अगर देखोगे तो इसमें है स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी। गोदावरी सबसे लंबी नदी दिख रही है आपको, प्रायद्वीपीय नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको एक नंबर देंगे, या पुरानी वीडियो देख लीजिएगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। स्वर्ण रेखा नदी, यह नदी रांची के पठार से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है। किसके से बीच? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो तो उधर ही गिरेंगी सभी। वैतरणी नदी, यह उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा एवं झारखंड राज्य है। यह बंगाल की खाड़ी में जल गिरा, सभी उधर ही गिराएंगे भाई, इसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ब्राह्मणी नदी, इसकी उत्पत्ति उड़ीसा राज्य के कोयल एवं शंख नदियों की धाराओं से मिलने से हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने सब लिख के दी हैं इसमें। महानदी, महानदी का उद्गम मैकाल पर्वत की सिहाना पहाड़ी धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। हमने कहा ना, अब तो सब बंगाल की खाड़ी में ही जाएंगे। फिर है गोदावरी नदी, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर मैं टोटल प्रायद्वीपीय नदियों की बात करूं, चाहे वो अरब सागर में गिर रही हैं, चाहे बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं, चाहे वो खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं, मतलब पश्चिमी तट की तरफ जा रही हैं, पूर्वी तट की तरफ जा रही है, उनमें सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा थी, ये थोड़ा याद रखें। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ी, ये भी पूछा गया है बार क्वेश्चन, से होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दक्षिण गंगा? गोदावरी। गैसे ही गंगा, गैसे गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं यनम, पुदुचेरी राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी बड़ी है तो इसकी सहायक नदियां पढ़नी जरूरी है। इसकी सहायक नदी है गोदावरी की दुधना, पूर्ण, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सलूरी, प्राणहिता एवं मंजरा, मजीरा दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदी है। हो गई सहायक नदी। अब आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। ये ध्यान देने योग्य है, ये नदी एस्चुरी नहीं डेल्टा बनाती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, दूधगंगा, मालप्रभा, मूसी। आगे आते हैं पेन्नार नदी।
यह कर्नाटक के कोलार जिले से नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। कावेरी। कावेरी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिण भारत की यह एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर सतत रूप से जल प्रवाह बना रहता है। एकमात्र नदी कावेरी जिसमें पूरे महीने 12 मास पानी बहता रहता है। ये पहाड़ी से निकलती है और प्रायद्वीपीय नदियों का एक मुख्य ये था कि ये वर्षा का जल ही ले जाती हैं, तो ये भी वही है, लेकिन इसमें 12 महीने आपको पानी बहता हुआ मिलेगा। इसका कारण क्या है ये देखते हैं। कावेरी का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के जल प्राप्त करता है, जबकि निचला जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। तो इसका मतलब है साल भर बना रहता है। इसके अफवाह में 56% तमिलनाडु, 41% कर्नाटक और 3% केरल में पड़ता है। सबसे ज्यादा किसका है? तमिलनाडु का हिस्सा है, दूसरे पर 41 कर्नाटका है और जो 3% है वो केरल का है। इसकी सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कवती। आगे आते हैं वैगई नदी। यह तमिलनाडु के वर्षानाद पहाड़ी से निकलती है एवं पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे है ताम्रपर्णी। यह तमिलनाडु राज्य में बहती है एवं मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। विच वन? मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। आगे बढ़ते हैं। यह अंतःस्थलीय नदियां, ये थोड़ा बताना जरूरी हो जाता है। ये नदियां बीच में ही लुप्त हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं अंतःस्थलीय नदियां। बीच में लुप्त हो गई, चली, खत्म हो गई। कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं जो सागर तक नहीं पहुंच पाती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं, अतः इन्हें स्थलीय नदी, अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। घग्गर, लूनी नदी इसके मुख्य उदाहरण हैं। कौन कौन से? घग्गर और लूनी नदी। चलिए घग्गर पहले पढ़ते हैं। घग्गर एक मौसमी नदी है जो हिमालय की निचली ढालों से कालका के समीप निकलती है और अनूपगढ़ राजस्थान में लुप्त हो जाती है। घग्गर को ही वैदिक काल की सरस्वती माना जाता है। वैदिक काल की सरस्वती घग्गर को बोला जाता है। लूनी नदी, लूनी उद्गम स्थल राजस्थान में अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में, राजस्थान में अरावली पर्वत का अन्ना सागर है। अरावली के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती है। यह नदी कच्छ के रण में उत्तर के साहनी कक्ष में समाप्त हो जाती है। तो यह था प्रायद्वीपीय नदियों का टॉपिक। नदियां पूर्ण हुई। आगे भूगोल में कौन सा टॉपिक हम लेते हैं हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। भूगोल भाई, इतिहास या भूगोल ऐसी चीज है जो लंबे समय तक चलती है, चलती ही रहेंगी। उधर एनवायरनमेंट भी आपका चल रहा है, उस पर भी फोकस कीजिएगा। तो सभी एक साथ चल रहा है, सभी पर फोकस कीजिएगा। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो पीडीएफ के लिए हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको नंबर देंगे, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको कंडीशंस बता दी जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही था। बने रहिएगा हमारे साथ यूपीएचईएससी अपडेट के लिए, और यूपीएचईएससी क्या यूपी में होने वाले सभी एग्जाम्स के अपडेट के लिए और जीके पढ़ने के लिए। जीके एक ऐसी चीज़ है, ना केवल यूपीएचईएससी है, आप 1 दरोगा एग्जाम देंगे उसमें भी आपको जीएस चाहिए। सभी एग्जाम्स में जीएस की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, तो सभी के लिए जीएस बदल नहीं जाती है। तो सभी के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।